एवरीवन, दिस इज सी ज्योति गर्ग। आज जो स्टैंडर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, वो है हमारा ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बेटा, स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीजें, एक तो इंटर लेवल पे तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो फाइनल के बच्चे होते हैं उनको यूजुअली लगता है कि सर इसके अंदर से क्वेश्चंस नहीं आते। पहली चीज, फाइनल लेवल पे भी इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, हाँ कम आते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका ऐसे 200 है ना, बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हैं। पहली चीज तो सर ये एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है पूरी की पूरी ऑडिट के रिगार्डिंग, तो इसको पढ़ना तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बाकी सारे स्टैंडर्ड ऐसे 200 के ऊपर ही बेस्ड है। दूसरी चीज, एक जो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम के अंदर लिख के कैसे आना है, लैंग्वेज कैसे लिख के आनी है। तो सर ऐसे 200 के अंदर जो कंटेंट है ना, वो आपके आंसर, ऑलमोस्ट हर स्टैंडर्ड के आंसर के अंदर उसकी लैंग्वेज आती है। तो एक एडवाइस है, अगर आपको अपने पेपर का कंटेंट अच्छा लिखना है तो ऐसे 200 के कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज वो आपको अपने आंसर फ्रेम करने में हेल्प करेगा। इसका पूरा का पूरा लैंग्वेज, दूसरा एज वेल एज इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो हम ऑडिट के पेपर के अंदर भी लिख के आते हैं और आप पूरी की पूरी ऑडिट के अंदर पढ़ोगे भी। तो सर अगर आपको अपना लैंग्वेज अच्छा चाहिए ऑडिट के पेपर के अंदर, तो प्लीज गो फॉर ऐसे 200, छोड़ना मत। छोटा सा स्टैंडर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बहुत काम आता है बाकी सारे स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए, एज वेल एज पेपर के अंदर अच्छा कंटेंट लिखने के लिए, ठीक है। एंड एक और चीज, स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास ये वाला चार्ट होगा, इसको डाउनलोड कर लेना फिर स्टार्ट करना। स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। इस स्टैंडर्ड को बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसका है सर ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। ऐसे 200 ने बताया कि ओवरऑल ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। एक बार थोड़ा रीड कर लेते हैं। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, सर ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, राइट। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट ऑन द सेम। सर ये जरा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्लाइंट आया ऑडिटर के पास, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है और वह आके आपको बोलता है कि सर इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दीजिए, राइट। सर ऑडिटर को बोला गया है कि आप इस पे अपना ओपिनियन दे दीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब लाइक एज पर FRF बना है कि नहीं बना, कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, राइट। तो सर ऑडिटर को ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। सर आपको कुछ ये बतानी है वो चीज सही बनी है कि नहीं बनी, तो आप उसको चेक करोगे ना। इसी एग्जामिनेशन को हम क्या बोलते हैं सर, ऑडिट। तो ऑडिट करने के पीछे ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देना है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना। एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जो वो पूछता है कि सर क्या फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना ऑडिट का, ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सर देखिए ऐसा है, आपके क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, आपको ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, इसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हो, उसको एग्जामिन करते हो, ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, राइट। तो सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपको ओपिनियन देना है, सो डेट आप ये ओपिनियन दे सको, इसलिए आप ढूंढते हो कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि अगर मिस स्टेटमेंट होगी तो आपका ओपिनियन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज ओपिनियन, बिकॉज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है इसीलिए बाकी एक्टिविटी की जाती है, लाइक मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। और एक बार जब मिस स्टेटमेंट मिल जाती है तो उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये मिस स्टेटमेंट एरर है या फ्रॉड, राइट। तो सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रहा, लेकिन ऑडिटर ओपिनियन तभी दे पाएगा जब वो उसको चेक करेगा, ऑडिट करेगा और चेक करके ये आइडेंटिफाई करेगा कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है।
तो मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना, फ्रॉड आइडेंटिफाई करना, ये हमेशा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है जो हेल्प करता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, मतलब आपको ओपिनियन देने में। बात समझ में आई? सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैंडर्ड का, बिकॉज ये आप बाकी सारे स्टैंडर्ड जो है ना आगे यही बता रहे हैं कि ऐसे 200 में जो ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने वाला, इसे अचीव कैसे करना है, मतलब आप डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ओपिनियन कैसे दोगे, या एक ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन कर पाएगा डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। बात समझ में आई? ये था आपका पहला पार्ट। दूसरा, अब ऐसे दोस्तों ने बताया कि जब भी ऑडिट करोगे आप, ये एग्जामिन करोगे, तो आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? पहला है एथिकल रिक्वायरमेंट। जब भी ऑडिट करोगे तो सर ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। और कौन कौन सी है? फर्स्ट इज इंटीग्रिटी, आप अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखोगे। प्रोफेशनल बिहेवियर, कंपिटेंस का मतलब है सर प्रॉपर अपडेट रहोगे, नॉलेज रखोगे। अपना ऑडिट करने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जितना नॉलेज होना चाहिए, आप अपने आप को अपडेट रखोगे। कंपिटेंट, आप ऑडिट करने के लायक होने चाहिए। फोर्थ इज कॉन्फिडेंशियलिटी, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। आप कभी भी अपना क्लाइंट का इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे, उसे बिना पूछे, राइट? नेक्स्ट है सर ऑब्जेक्टिव। आप जब भी ऑडिट करोगे तब ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करके रखोगे। एंड लास्ट है सर इंडिपेंडेंस। हमारे तो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ही लिखा होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। आप जब भी काम करोगे इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में करोगे। बात समझ में आई? सर यूजुअली बच्चों को ना इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। सर इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जब भी जो तुम ओपिनियन फ्रेम कर रहे हो ना, वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की, ऑब्जेक्टिविटी सर दो तरह के डिसीजंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपका जो भी डिसीजन रहे, आप जो भी चीजों को जजमेंट बनाए, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब किसी फैक्ट के ऊपर बेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं सर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल चलो ठीक है राइट कर दिया। हमेशा अपनी ऑडिट करते हुए ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करोगे, अपने मन के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे। आप कुछ भी बात करोगे, आप कुछ भी आइडेंटिफाई करोगे, तो हर चीज आपके ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब किसी फैक्ट के ऊपर बेस होनी चाहिए। आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो दीज आर द एथिकल रिक्वायरमेंट जो आप फुलफिल करोगे। दूसरा प्रिंसिपल है ऑडिट करते हुए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है सर जब भी ऑडिट करोगे तो आप अलर्ट रहोगे, बीइंग अलर्ट। आप अलर्ट रहोगे ऐसे सिचुएशंस के रिगार्डिंग जो कि मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रही हो या फिर इंडिकेट कर रही हो। जब भी आप ऑडिट करोगे तो आप हमेशा हर चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग माइंड रहोगे, मतलब आप पूछोगे अगर आपको कोई डाउट आता है। बीइंग अलर्ट रहोगे ऐसे सिचुएशंस के रिगार्डिंग जो आपको इंडिकेट कर रही है कि शायद यहां पे मिस स्टेटमेंट है। बात समझ में आई? कौन कौन सी सिचुएशन है जिसके रिगार्डिंग आपको अलर्ट रहना होता है? पहला केस सर ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपको दिखा रहा है कि शायद यहां पे फ्रॉड हो, तो अगर कोई फ्रॉड का इंडिकेटर है तो आपको डिटेल में चेक करना पड़ेगा। दूसरा है ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्शन। दो ऑडिट एविडेंस है सर, आपने मैनेजमेंट से कुछ पूछा, उसने कुछ और बात बोली, आपने थर्ड पार्टी से पूछा, उसने कुछ और बात बोली। दो ऑडिट एविडेंस अलग अलग बातें बोल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी सर फ्रॉड को, मिस स्टेटमेंट्स को इंडिकेट करेगी। आप हमेशा ऐसे सिचुएशंस के लिए अलर्ट रहोगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है सर अलर्ट रहना। ऐसे सिचुएशंस के टू वर्ड जो कि मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रही हो या इंडिकेट कर रही हो। तो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? फ्रॉड का इंडिकेशन मिल रहा है, दो इंफॉर्मेशन अलग अलग मिल रही है, एक ही चीज के बारे में दो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऑडिट प्रोसीजर, स्टैंडर्ड में कुछ लिखा हुआ है, आपने ऑडिट प्रोसीजर किए लेकिन उससे आपको सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने की नीड है कि नहीं है। मतलब आपने एक प्रोसीजर लगा लिया, ए तो लगा लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि सर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो अलर्ट रहना कि आपको सेकंड करने की नीड है कि नहीं है। ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, जब भी डॉक्यूमेंट चेक करो तो देख लेना वो रिलायबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर ओवर राइटिंग किया हुआ है,
तो ये किसका इंडिकेशन होगा सर? मिस स्टेटमेंट का। तो जब भी ऑडिट करोगे तो आप अलर्ट रहना इन सिचुएशंस के रिगार्डिंग कि कोई एडिशनल प्रोसीजर करने की नीड है कि नहीं है, दो इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही, फ्रॉड का इंडिकेशन तो नहीं है, जो डॉक्यूमेंट है वो रिलायबल है कि नहीं है, राइट। थर्ड है प्रोफेशनल जजमेंट। सर प्रोफेशनल जजमेंट, जब भी कुछ भी डिसीजन लो, ऑडिट इज समथिंग जिसमें पहले दिन से डिसीजन लेना स्टार्ट हो जाता है, पहले दिन से जजमेंट स्टार्ट हो जाती है और लास्ट डेट तक, जब तक आपका ऑडिट रिपोर्ट नहीं चला जाता, आपको कुछ ना कुछ जजमेंट्स लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सर, स्टाफ कितने लोग जाएंगे ऑडिट करने, बेसिक चीज आपको क्या चेक करना और क्या नहीं, कितना सैंपल यूज करना है, कितने दिन में आपको ऑडिट रिपोर्ट देना है, आपका ओपिनियन क्या जाएगा, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं। तो सर डे 1 से स्टार्ट होता है, लास्ट तक आपको मल्टीपल जजमेंट्स लेनी पड़ती हैं, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना पड़ता है कि कौन सा चूज करोगे। तो स्टैंडर्ड ने बोला है जब भी जजमेंट लो वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशनल मतलब सर उसमें 3 चीज बेसिकली होनी चाहिए हर जजमेंट को फ्रेम करते हुए। पहली चीज नॉलेज, दूसरी एक्सपीरियंस, थर्ड इज ट्रेनिंग। अपनी नॉलेज को लगाना, अपनी ट्रेनिंग मतलब जो आर्टिकलशिप के टाइम करते हो, और एक्सपीरियंस, इन तीनों के बेसिस पे सारी जजमेंट्स लेना। और जितनी भी जजमेंट्स आप लोगे उन सबको आप अपने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कर लेना, जितनी भी प्रोफेशनल जजमेंट्स आपने ली हैं, ताकि कल आपसे कोई पूछे कि सर आपने क्यों सैंपल का साइज 10 यूनिट रखा, 20 क्यों नहीं रखा। तो सर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि ये आपका प्रोफेशनल जजमेंट इस बेसिस पे बेस्ड था, इसीलिए आपने सैंपल यूनिट 10 रखा, 20 नहीं। ठीक है, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा हर प्रोफेशनल जजमेंट का। फोर्थ है ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क। सर ऑडिट रिस्क का क्या मतलब है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की ऑडिट करने का ओपिनियन देना, कहीं ये ओपिनियन गलत ना हो जाए, इसी रिस्क को बोलते हैं सर ऑडिट रिस्क, जो हर क्लाइंट के यहां पे होता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस लेने पड़ते हैं। तो सर फोर्थ प्रिंसिपल है कि जब भी ऑडिट करोगे तो आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना, ताकि अपने गलत ओपिनियन देने के रिस्क को आप कम कर सको। सर ऑडिट एविडेंस के ऊपर पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड है 500, और ऑडिट रिस्क के ऊपर स्टैंडर्ड है सर 315। ये दोनों स्टैंडर्ड्स आप जाके इंडिविजुअली कंप्लीटली देख सकते हैं वीडियो डली हुई है इनके ऊपर, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ प्रिंसिपल है कि जब भी ऑडिट करो तो सर आप अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स के करोगे, एज पर स्टैंडर्ड्स करोगे, ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर 3 जगह जहां पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर को अपने जो ऑडिट है वो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे करना पड़ता है। पहली चीज तो सर ऐसे 200 में लिखा हुआ है, दूसरा कंपनीज एक्ट के अंदर भी लिखा हुआ है सेक्शन 143 के अंदर, जहां ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट आते हैं, वहां भी लिखा हुआ है कि सर ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा तो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे करेगा। एक सर जो आपका सीए एक्ट है उसमें भी लिखा हुआ है कि सर ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिट करते हुए आप स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करोगे। ठीक है, तो ऐसे 200 बोलते हैं जितने भी रेलिवेंट स्टैंडर्ड है आपके क्लाइंट के यहाँ पे, आप उन सब के साथ कंप्लाई करोगे। इसका क्या मतलब है सर रेलिवेंट का? सर कुछ स्टैंडर्ड्स कंडीशनल होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर, सर वो उन्हीं क्लाइंट के यहाँ पे लगेगा जहां पे जॉइंट ऑडिटर होगा। तो देख लेना जो जो स्टैंडर्ड आपके क्लाइंट के यहाँ पे लगने चाहिए वो सारे स्टैंडर्ड के साथ आप कंप्लाई करोगे। तो इसलिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स की, राइट। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती जहां पे हम कंप्लाई नहीं करते। अगर है, अगर आपने स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई नहीं किया तो इसका इंपैक्ट क्या जाएगा सर? आप अपनी रिपोर्ट पे, अपने डिसीजन पे देख लेना, आपके ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट जाएगा। दूसरा, आपको अगर लगता है कि आप स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई नहीं कर पा रहे, सर बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना। सर स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं कर पा रहे, ओपिनियन देने की हालत ही नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप विड्रॉ कर लेना अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे आप अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई नहीं कर पाओगे। लास्ट, अगर आपने ऑडिट किया है और किसी स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई नहीं किया तो सर आप इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखोगे कि सर मैंने इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई नहीं किया। इवन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम भी ये लिखते हैं कि सर, बात समझ में आई? हमें जितने भी रेलिवेंट स्टैंडर्ड है उन सबके साथ कंप्लाई करना होता है। इन केस नहीं करते तो आप
इनका 3 इफेक्ट जाएगा आपके ऑडिट रिपोर्ट पे, या फिर आप विड्रॉ कर लेना, राइट। और अगर विड्रॉ नहीं कर रहे हो तो ऑडिट रिपोर्ट पे इसका इम्पैक्ट देख लेना, साथ ही साथ उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना कि सर आपने इस क्लाइंट के यहाँ पे ये वाला स्टैंडर्ड नहीं लगाया जो लगना चाहिए था। 2 सिचुएशंस है जहां पे आपको स्टैंडर्ड लगाने की नीड नहीं होती। पहली चीज, या तो वो कंडीशनल था, वो कंडीशनल फुलफिल नहीं हुई। दूसरी, सर स्टैंडर्ड के बहुत सारे पार्ट थे, मान लीजिए 4 रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन उस स्टैंडर्ड उस क्लाइंट के यहाँ पे 2 ही फुलफिल होती है, मतलब 2 वही बात है कि सर यहाँ पे नलिफाई हो जा रही है। मतलब जितने भी रेलिवेंट है उनके साथ कंप्लाई करोगे और नहीं करोगे तो उसका ये इंपैक्ट जाएगा। बात समझ में आई? सर इसके अलावा स्टैंडर्ड ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी स्टार्टिंग में, ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है सो डेट वो ओपिनियन दे सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। सर ऐसे दोस्तों ने क्लैरिफाई कर दिया कि हम खाली रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। सर ये रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब होता है? रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है सर लेस देन 100%, मतलब हमने सिर्फ अश्योरेंस दे रहे हैं, हम गारंटी नहीं दे रहे कि हमने जो ओपिनियन लिखा है वो एकदम करेक्ट होगा। हो सकता है हमारा ओपिनियन गलत हो, इसलिए हमने बोला सर ऑडिट के अंदर हम खाली रीजनेबल अश्योरेंस लेते हैं, एब्सोल्यूट नहीं, 100% नहीं बोलते। हम ये नहीं बोलते कि सर हमने लिख दिया तो वही है, देयर इज ओनली रीजनेबल अश्योरेंस। इसका रीजन पता है क्या सर? ऑडिट रिस्क। हर क्लाइंट के यहां पे एक रिस्क रहता है कि कहीं हमारा ओपिनियन गलत ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे खाली रीजनेबल अश्योरेंस लेते हैं। और सर इसका रीजन क्या है? एक टर्म यूज होती है सर ऐसे दोस्तों के अंदर ही, ऑडिट के अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम खाली रीजनेबल अश्योरेंस लेते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। कौन कौन सी है? सर हम ऑडिट किसका कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही नेचर ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसको आप सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हो, जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजंस, तो आप उसके ऊपर 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, सैम्पलिंग यूज करते हैं, हो सकता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन मैनेजमेंट ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन ही ना दी हो, क्योंकि हम तो वही चेक करते हैं ना जो मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करता है, तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो सर हम कभी भी ठीक से ओपिनियन दे ही नहीं सकते, राइट। हमेशा देयर इज अ लिमिटेशन टाइम एंड कॉस्ट, हमें एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपना रिपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। एंड पावर ऑफ ऑडिटर, सर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, हम खाली उनको बोलते हैं सर हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम उनसे लिख के ले लेते हैं कि सर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन का कोई राइट नहीं है कि जाके हम खुद कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड पावर है, तो दीज आर द बेसिक इनहेरेंट लिमिटेशन जिनकी वजह से, या फिर मैं बोल सकती हूँ सर कुछ कमियां हैं ऑडिट के अंदर, इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ऑडिट खाली रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं। बात समझ में आया? सर इस स्टैंडर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। दूसरी चीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना है, इसको फुलफिल करने के लिए हम मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम दे सके कि ओपिनियन क्या जाएगा। तो दिस इज द सेकेंडरी, दिस इज द प्राइमरी। जैसे दोस्तों ने बोला दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट जो आप फुलफिल करोगे ऑडिट करते हुए, हर असाइनमेंट में आप इनके साथ कंप्लाई करोगे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ, स्केप्टिसिज्म, बीइंग अलर्ट रहोगे, कोई भी सिचुएशन जो इंडिकेट करी हो मिस स्टेटमेंट के बारे में, अपनी सारी जजमेंट आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, इतने ऑडिट एविडेंस लेना कि ऑडिट रिस्क कम कर सको, मतलब गलत ओपिनियन देने का रिस्क को कम कर सको। जितना भी ऑडिट करोगे सब कुछ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करोगे, राइट। सर ये था आपका ऐसे दोस्तों। बाकी सर ऑडिट की किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, इस आईडी पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस फोन नंबर पे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।